नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। जिन्होंने महात्मा गांधी का जीवन परिचय नहीं जाना, हम उनके लिए यह वीडियो स्पेशल उनके लिए बना रहे हैं। तो हम महात्मा गांधी की जन्म से लेकर महात्मा गांधी की मृत्यु तक सारे डायमेंशन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम महात्मा गांधी की भूमिका से शुरू करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि महात्मा गांधी 1869 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर विद्युत स्फुलिंग की भांति उदित हुए। समस्त विश्व की आंखें उस नरपंगु की ओर बरबस आकृष्ट हो गईं, जो कृशकाय किंतु हिमालय से व्यक्तित्व को संजोए हुए थे। उन्हें साधु पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई। गांधी ने उस प्रकाश स्तंभ की भूमिका अदा की जिसके बुझने के पश्चात चारों ओर अंधकार फैल गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू की हत्या पर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, The light has gone out of the world and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it over it. Our beloved leader Bapu, as we call him, father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that never. The less we will not run him for advice and seek solace from him, and that is a terrible blow not only to me but to millions and millions people of this country. विश्व की राजनीति को महात्मा गांधी ने गांधीवाद दिया। गांधीवाद को साम्यवाद का विकल्प माना जाने लगा। किसी को समालोचक के अनुसार गांधीवाद अहिंसा रहित साम्यवाद है, यानी गांधीज्म इज कम्युनिज्म मीन्स वायलेंस। इन्हीं के अनुसार गांधीवाद वह सांप है जिसमें विष नहीं है। गांधीज्म इज अ स्नेक मीन्स पॉइजन। महात्मा गांधी एक कर्मयोगी थे जो गीता को माँ कहते थे। एक निष्काम कर्मयोगी की भांति उन्होंने एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ की भूमिका अदा की। टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो, कारपेंटर तथा बाइबिल, कुरान एवं गीता से प्रभावित हो गांधी ने साध्य की ही भांति साधन को भी महत्व प्रदान किया। आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के न रहने पर लिखा था, आने वाली पीढ़ियां इस संबंध में विश्वास नहीं करेंगी कि कभी ऐसा हाड़ मांस का पुतला इस पृथ्वी पर भी था। गांधी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अहिंसा एवं सत्याग्रह के बल पर घुटने टेकने वाले महात्मा गांधी अच्छाई एवं सद्वृत्तियों के प्रतीक थे। निर्भयता की पुंज बापू ने अंत में मृत्यु को वरण किया। महान दार्शनिक वनडिस ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, इट इज टू बैड टू बी टू गुड। सत्ता के विकेंद्रीकरण के सबल पक्षधर होते हुए भी समाज की अंतिम इकाई तक सुविधाओं को पहुंचाने वाले आजीवन संघर्ष करते रहे। उस नग्न फकीर ने बिना रुधिर प्रवाहित कराए महान कार्य संपन्न कराया। वे आजीवन उच्च मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे।
सतत और उन्हीं के लिए शरीर दे दिया। एक व्यवसायी एवं दृढ़ सुनिश्चयी होने के नाते उनके व्यक्तित्व में चुंबक था जो कोटि कोटि नर नारियों को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करता था। आने वाली पीढ़ी मूल्यांकन करेगी आइंस्टीन की भविष्यवाणी की। राजनीतिक नेता अनुकरण करेंगे उन्हीं आदर्शों को। उनके लिए महात्मा गांधी जिए तथा मरे। चंद सिरफिरे लोगों की कटु आलोचनाओं से गांधीवाद पर आँच नहीं आ सकती। वे मात्र सत्ता के मोह में पड़कर गांधी को पानी पी कर गालियाँ सुना रहे हैं। उनका यह कुप्रयास सूर्य पर थूकने सा है। महात्मा गांधी बापू थे। श्रद्धांजलि सुमन से यह पूर्ण रूप से लक्षित होता है। तुम तो गए बापू सदा को शांत हो उस लोक में। तुम तो गए बापू सदा को शांत हो उस लोक में। पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। हम देशजन ले नयन जल। हम देशजन ले नयन जल। हो रहेंगे भींचते। अरु नित्य नाथू राम को हम सब रहेंगे थूकते। अरु नित्य नाथू राम को हम सब रहेंगे थूकते। तो दोस्तों अब हम प्रारंभ करने वाले हैं प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। इनकी प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात राज्य के अंतर्गत काठियावाड़ के पोरबंदर रियासत के दीवान करमचंद के घर में हुआ था। पुतली बाई इनकी माता का नाम था। न्याय एवं ईमानदारी के क्षेत्र में करमचंद जी का नाम विशेष रूप से इंगित किया जाता था। इस तरह परिवार के वैष्णव वातावरण ने बालक गांधी को पूर्ण रूपेण प्रभावित किया। रामायण गीता तथा उपनिषद मुख्य ग्रंथ रहे जिनके संपर्क में गांधी जी बाल्यावस्था में ही आए तथा जीवन पर्यंत यह सहचर्य बना रहा। 1857 में गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 13 वर्ष की ही अल्पायु में कस्तूरबा के साथ इनका विवाह संपन्न हो गया। गांधी जी के प्रति वे पूर्ण रूपेण समर्पित रहीं तथा दोनों का संबंध बड़ा ही मधुर रहा। एक बात विशेष उल्लेखनीय है, गांधी जी इस बात से बहुत दुखित थे कि उनका विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 13वें वर्ष में विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक तर्क नहीं सोच सकता। गांधी जी स्वामी दयानंद से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य के विषय में वे स्वामी दयानंद से ईर्ष्या करते हैं। महात्मा गांधी एक औसत दर्जे के छात्र रहे। एक प्रकरण इस बात का घोतक है कि गलत एवं अनैतिक कार्य करने से बहुत ही डरते थे। विद्यालय में इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण के समय बार बार कक्षाध्यापक की प्रेरणा के बावजूद महात्मा गांधी ने किसी दूसरे विद्यार्थी की कॉपी से कैटल शब्द का अनुकरण नहीं किया। उनके ऊपर श्रवण कुमार, हरिश्चंद्र आदि नाटकों का विशेष प्रभाव पड़ा। निश्चय ही श्रवण कुमार की पितृभक्ति एवं हरिश्चंद्र की सत्यप्रियता ने महात्मा गांधी के हृदय को झकझोर दिया। कालांतर में अपने जीवन में उन्होंने एक उच्च आदर्शों को उतारा तथा सफलता प्राप्त की। 1888 में इंग्लैंड वकालत अध्ययन करने के लिए समुद्र की यात्रा करते समय अपनी मां से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे तथा जीवन में मांस भक्षण नहीं करेंगे। निश्चय ही अपने वादों को उन्होंने निभाया। शाकाहारी क्लब की स्थापना की तथा मांस को अपने से दूर रखा।
आत्मकथा में कई प्रकरण ऐसे आते हैं जब विलायत में उन्होंने अपने किए गए वादों को तोड़ने का अवसर आया, परंतु अपनी आत्मिक शक्ति के कारण वे बाल बाल बचे। इसके पूर्व भारत में उन्होंने फेंके हुए सिगरेट के टुकड़ों से धूम्रपान का आनंद लिया था तथा कभी मांस खाने के बाद पेट में बर्रे की आवाज़ भी सुनी थी, परंतु विलायत में माँ के समक्ष किए गए शपथ को कभी न भूल पाए। उन्होंने पाश्चात्य नृत्य तथा संगीत सीखने का भी प्रयास किया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं वैदिक क्षेत्र की। अब आती है बात 1891 की। 1891 में गांधी जी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वदेश वापस आए। वकालत के क्षेत्र में वे सामान्य रहे तथा सफलता नहीं प्राप्त कर सके। पुनः 1893 में उन्होंने एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे के समर्थन में अफ्रीका में नैटाल में जाना पड़ा। यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन अफ्रीका से ही आरंभ हुआ। वहाँ के गुलाम देश में गांधी जी अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया। गांधी जी स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति थे। नैटाल के एक न्यायालय में न्यायाधीश के उस आदेश कि गांधी जी ने धज्जियां उड़ाई, जिसके अनुसार उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा गया था। पगड़ी उनकी अस्मिता की पहचान थी, जाति स्वाभिमान की शान थी। वह उतर नहीं सकती थी। काश आज का भूखा समाज पगड़ी को उतार कर पैर पर भी उसे रख सकता था। इतिहास ऐसे पन्नों से भरा है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति लेकर उनकी क्या राय थी। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय स्थिति का गहन अध्ययन किया। पग पग पर उनके साथ किए गए अवमाननाओं को देखा। भारतीयों के प्रति गोरों की बर्बरता एवं भेदभाव की हे दृष्टि से द्वैलित हो उठे। उनका मन द्रवित हो गया और वह बहुत ही दुखी हुए। भारतीयों के अनुरोध पर नैटाल में रुक गए तथा वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। वकालत में अभीष्ट सफलता न मिली। एक प्रकरण में जीतते हुए मुकदमों में हारना पड़ा, क्योंकि गांधी असत्य का पक्ष नहीं लेना चाहते थे तथा उनके ऊपर सत्य का भूत अथवा देव सवार था। गांधी जी के न्यायालय जीवन में हमें बहुत सीख मिलती है और हो भी क्यों नहीं, हमारा आदर्श रहा सत्यमेव जयते। काश आज हम भी उसे अपना कर न्यायालय परिसर को स्वच्छ बना लेते, जिस ओर लोग उंगलियां उठाना प्रारंभ कर दिए हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया हंसोन्मुख है, हंसी के पात्र है। निरक्षीर विवेक समाप्त होता जा रहा है तथा एक निश्चित संख्या में मानवीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी के वाहन की पूजा कर रहे हैं। काश महात्मा आज जीवित रहते। पुनः भारत लौटकर गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय स्थिति से लोगों को अवगत कराया। हिंदू स्टेट्समैन समाचार पत्र में उन्होंने अपने साक्षात्कार दिए तथा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अब गांधी जी का कार्य क्षेत्र अफ्रीका बन गया। 1899 में बोअर युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की सहायता की, जिससे उनकी सहानुभूति अर्जित की। वास्तव में गांधी जी एक व्यवहारिक राजनैतिक व्यक्तित्व थे। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, उनका ऐसा मानना था। उनके सिद्धांत का अनुकरण करते हुए उनके हृदय में अंग्रेज़ों के प्रति द्वेष तथा प्रतिशोध की भावना नहीं रही। 1902 में पुनः डरबन चले गए। फोनिक्स नामक स्थान में 100 एकड़ भूमि पर अपना आश्रम बनाया, जिसमें सामूहिक रूप से प्रार्थना, भजन तथा कीर्तन होता था। वैष्णव जन तैणे कहिए,
जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तैणे कहिए जे पीर पराई जाने रे से आत्मिक बल प्राप्त कर गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया, जिसकी गूंज 15 अगस्त 1947 तक प्रतिध्वनित होती रही तथा अंत तक सत्यमेव जयते नानृतम कहते रहे। राजनीतिक क्षितिज पर विद्युत स्फुलिंग। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट कमेटी की संतुष्टियों के अनुसार न्यायाधीशों को राजनीतिक मामलों में बिना मुकदमा चलाए शांति भंग के आरोप में कारावास की सजा देने का अधिकार था। इससे नागरिकों के नागरिक अधिकारों में कटौती हुई। दूसरे बिल के अनुसार प्रांतीय सरकारों को इंटरटेनमेंट का अधिकार प्रदत्त किया गया। महात्मा गांधी तथा बाल गंगाधर तिलक ने रॉलेट एक्ट की आलोचना की। स्थान स्थान पर विरोध सभाएं हुई, सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कुछ स्थानों पर भीड़ नियंत्रित हो गई तथा छिटपुट हिंसा घटनाएं भी हुई। संयोग की बात यह है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की दर्दनाक तथा शर्मनाक घटना हुई। माइकल ओडायर के हिंसक कृत्य से पूरे वातावरण में मातम छा गया। लोग मौत के घाट उतारे गए। वैसाखी को पूर्ण दिन एक राष्ट्रीय शोक दिवस में परिवर्तित हो गया। स्थान स्थान पर दंगे भड़क उठे। दिल्ली, मैसूर, लाहौर में जन आक्रोश भड़क उठा। पंजाब के कुछ भागों में सैनिक नियम लागू हुआ। नेताओं को कारागार में डाल दिया गया। क्षमा याचना की कौन कहे। जनरल डायर के अनुसार इस हत्याकांड का मूल उद्देश्य सैनिक रहा। A sufficient moral effect from military point of view not only on those who were present but more especially throughout the Punjab। ऐसे तूफान तथा मानव के बीच 2 जून 1919 को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों में 18 दिसंबर 1919 को रॉलेट कमेटी रिपोर्ट को पारित किया गया, जिसे अंततः 23 दिसंबर 1919 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। यही नहीं, रेंग कर चलने वाला आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार एक सड़क से लोगों को रेंग कर जानवर की भांति चलना पड़ता था। असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जलियांवाले बाग की घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई, परंतु इस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का खेद नहीं प्रकाशित किया गया। फलतः जन आक्रोश बढ़ने लगा। बगदाद में खलीफा का पद समाप्त हो गया। कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए यह असह्य हो गया। वे आग बबूला हो उठे। फिर 1921 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन के साथ चलने लगे। महात्मा गांधी एक दूरदर्शी नेता थे। उचित अवसर देखकर उन्होंने असहयोग आंदोलन का सूत्रपात कर दिया। 1920 में लोकमान्य तिलक के आकस्मिक निधन ने राष्ट्रीय नेतृत्व का पद रिक्त कर दिया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ने 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया तथा लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी उपाधियों को लौटा दें, विद्यालयों, न्यायालयों, विधान परिषद तथा विदेशी सामग्री का बहिष्कार करें। असहयोग आंदोलन का बिगुल बज गया। 2 वर्ष तक आंदोलन बड़ा ही उग्र रहा। दमन चक्र चलने लगा, परंतु सर बांधे कफनवा शहीदों को टोली निकली। लोगों ने अपनी डिग्रियों को वापस कर दिया। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। विदेशी माल की होली जलाई जाने लगी। तार काटे गए तथा पुल गिराए गए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर जनपद में वर्तमान देवरिया अवस्थित चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया तथा उस भयंकर अग्निकांड में
लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर राख हो गए। महात्मा गांधी को अपार वेदना हुई तथा उन्होंने ऐसे समय में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जब वह अपनी युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। इस पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार किया गया तथा आंदोलन ध्वस्त हो गया। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन के एक्ट के अनुसार 10 वर्षों के अंतराल पर एक कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया जो भारत के भावी स्वशासन तथा सुधार के विषय में परामर्श करेगी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। विडंबना यह रही कि भारत के भावी शासन के विषय में संतुष्टि प्रदान करने वाला इस आयोग में सभी सदस्य तथा अध्यक्ष अंग्रेज रहे। लोगों ने काले झंडे से इसका स्वागत किया। लखनऊ में लाला लाजपत राय पर बर्बर प्रहार हुआ। हमारे बीच से एक गंभीर चिंतक जुझारू नेता उठ गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी व्याकुल हो उठे। लाला जी का यह वाक्य देशवासियों द्वारा कभी नहीं भुलाया जा सकता। लाठी की एक प्रहार ब्रिटिश शासन के कफन में कील का आकार करेगी। एवरी ब्लो ऑफ द लाठी विल एक्ट एज अ नेल इन द कफन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्या आत्मविश्वास था उन महान नेताओं में जिन्हें आज हम ढूंढते रह जाएंगे। यह एक विडंबना है। अब बात आती है 1928 में। 1928 में एक सर्वदलीय समिति की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। समिति से अनुरोध किया गया कि वह भारत के लिए संविधान का निर्माण करें। समिति ने प्रारूप प्रस्तुत किया जिसे मुसलमानों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे संयुक्त निर्वाचक मंडल के विरुद्ध थे। रियासतों के नरेशों ने भी इसका समर्थन नहीं किया क्योंकि वे सरकार के अधीन रहना नहीं चाहते थे। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। यदि अग्रिम अधिवेशन की पूर्व यह मांग स्वीकृत न हुई तो कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता को अपने लक्ष्य उद्घोषित कर लेगी। इंग्लैंड में रैम्ज मैकडोनाल्ड के प्रधान मंत्रित्व में मजदूर दल ने सत्ता की बागडोर संभाली। भारतीयों की आशाएं बढ़ी क्योंकि विरोध पक्ष में रहने पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने अनेक बार भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। गांधी इरविंग साक्षात्कार संपन्न हुआ। भारतीय नेताओं ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के औचित्य पर संदेह व्यक्त किया था क्योंकि इसका क्षेत्र तथा उद्देश्य बहुत ही सीमित था। गांधी इरविन साक्षात्कार से कोई समाधान नहीं निकला। अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार गोलमेज अधिवेशन का बहिष्कार किया गया तथा अखिल भारतीय कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता उद्घोषित किया गया। मार्च 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर क्या था, महात्मा गांधी की एक आवाज़ पर लाखों नर नारी उमड़ पड़े जेल जाने के लिए, बलिदान देने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक डांडी मार्च किया। यह विस्फोटक सिद्ध हुआ। ज्वालामुखी फूट पड़ा था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बावजूद सत्याग्रह और तेज हो उठा। ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बीच एक जबरदस्त दरार पड़ गई। गांधी और इरविंग का समझौता दिल्ली में हुआ। 25 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी सहित अनेक नेता जेल से रिहा कर दिए गए। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति प्रदान की तथा सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गहरा धक्का बताया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आगे हम बात करेंगे इसके आगे सांप्रदायिक निर्णय एवं महात्मा गांधी आमरण अनशन तथा पूर्ण समझौता। इसके बाद फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आएगा क्रिप्स मिशन योजना, फिर स्वाधीनता का सूर्य चमका और महात्मा गांधी की विचारधारा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे गांधीवाद, फिर राष्ट्रभाषा और फिर पढ़ेंगे सर्वोदय तथा राम राज्य। फिर इनके आर्थिक विचारधारा क्या थी, फिर शिक्षा संबंधी विचार क्या थे और इनके सत्याग्रह, हरिजन एवं अस्पृश्यता और अंत में इनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप अगले पार्ट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी स्पीड चैनल को। साइनिंग ऑफ।